नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। लूसेंट की जो मैंने सीरीज प्रारंभ की है उसका ये सेकेंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो कराया था जिसमें मैंने बात की थी पहले चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन स्रोत देखे थे, यानी प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में विधिवत रूप से बात की थी। एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की बात मैंने उस वीडियो में कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। हर एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा और इसको मैं जल्द ही समाप्त भी कर दूंगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ में अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दिया कीजिए। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका पहला पॉइंट कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरी, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरी और इतिहास तीन भागों में किया गया है। जिस काल में तो इसमें क्या है, तो प्रागैतिहासिक कितने काल में, तो प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, उसके बाद बोलते हैं आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्ट्री तीन यानी इतिहास, तीन भागों में इसका विभाजन किया गया है। यह पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में मनुष्य जो है ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण वहां नहीं मिला, वहां अगर किसी चीज को समझाया गया है वो चित्रात्मक रूप से, तो वहां पे इस प्रकार की लिपि पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है या कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। उसके बाद बोला जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस काल में आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। यानी कि जो लेखन कला है, जो लिपि है, लिपि तो है, लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जाता है। तीसरा है कि मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं इतिहास। तो हम लोगों ने तीनों के बारे में देख लिया है। अब देख लेते हैं कुछ संस्कृतियां और उनके जो वो है बर्तन है, उनको देख लेते हैं कौन से क्या मिला है। तो मालवा से मिला है काला और लाल बर्तन मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? मालवा से। बुर्ज होम से दूसर रंग के, और जोखे से लाल, और दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर, और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल प्रकार के बर्तन दिखाई देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ज्ञानी मानव, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। जो होमो सेपियंस, जो ज्ञानी मानव है, उसका जो प्रवेश है वो कब, तो उसका आज धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व देखा गया है। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो पूर्व पाषाण काल जो था, या पूर्व पाषाण युग में मानव का मानव की जीविका का मेन क्या था आधार, तो शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो मनोरंजन के भी साधन उनके शिकार ही थे, ठीक है। शिकार करना ही उनका एक मनोरंजन का क्या है, एक साधन भी बना था। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। तो पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरा पाषाण काल में हुआ था। वहीं पहिए का आविष्कार पूछा जाता तो नव पाषाण काल में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं विधिवत रूप से करवा रहा हूं, और जो नहीं है उसको मैं यहाँ पे स्किप भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब एग्जाम निकालना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पे लेकर आया हूं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति और नवपाषाण काल में हुई है। तो मनुष्य के स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई है, तो नवपाषाण काल में। तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था, माना जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु का मनुष्य ने, कौन सी धातु का सर्वप्रथम खोज की थी, तो तांबे की। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो ये भी पूछा जाता है कि तांबे का तो प्रयोग किया था, लेकिन उससे सबसे पहला औजार कौन सा बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था। इसको आप लोग याद रखेंगे।
और इसका प्राप्ति स्थल क्या है? तो अतिरंपक्कम, अतिरंपक्कम जो है इसका क्या है? प्राप्ति स्थल है, जहां से प्राप्त हुआ। ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। अतिरंपक्कम कहाँ? तो तमिलनाडु में, जहां से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल कहाँ? मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, पहली फसल मानी जाती है। एवं जौ थी, गेहूं और जौ दोनों थी, ठीक है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन फसल के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे प्राचीन फसल तो गेहूं और जौ है, लेकिन सब सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज में चावल का नाम आता है। सबसे पहले प्रयुक्त अनाज में चावल। नेक्स्ट है कि कृषि, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोडिल्वा, कोडिल्वा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगर कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य पूछेगा तो मेहरगढ़ से है, वहीं चावल का अगर पूछता है तो आपको कोडिल्वा लगाना है। कोडिल्वा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। तो किसके बने थे? पत्थर के। रॉबर्ट ब्रूस पीरिट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो वर्ष 1863 में भारत में पुरापाषाण औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन जो औजार है उनकी खोज की थी। नेक्स्ट है कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते ही भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में GS 1867 में CL कराइकल ने बिंद क्षेत्र के लघु पाषाण कालीन खोज निकाले थे। तो भारत में मध्य पाषाण काल की खोज किसके ने, उसके बारे में जानकारी किसने दी थी? तो 1867 में दी थी CL कराइकल ने। कराइयल है, CL कराइयल ने दी थी, जो कि बिंद क्षेत्र में लघु पुरापाषाण कालीन की खोज की थी। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। यानी कि क्या बोलता है? तो मानव का जो अस्थिपंजर है वो किस काल में मिलते हैं? तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व लगभग हुआ था। ठीक है, देखो जो जो चीजें पूछी जाती है उन सब चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ और इन सब पे ज्यादा जोर भी देना है। उन सबको मैं रिपीटेशन भी बार बार करता जा रहा हूँ। आप लोग इस चीज का विशेषकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा में। फिर है आरंभ में, ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे हट गया है, ठीक है। श्वेत गिब्बन की बात कर रहा है, ठीक है। गिब्बन यानी कि कपि जो था, ठीक है। श्वेताब गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, ठीक है। तो ये है श्वेताब गिब्बन है, जो कि एकमात्र पाए जाने वाला भारत में मानव कपि है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। किसका? तो इनाम गांव क्या है? तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और जिसका संबंध किससे है? तो जारवे संस्कृति से है। नेक्स्ट है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिला है। तो शिवालिक की पहाड़ी है, वहां से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है कि भीमबेटिका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटिका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल था। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों तथा शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध था। इन चित्रों का पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के समय माना जाता है।
यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका की अगर खोज की बात की गई है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो भीमबेटका की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वर्णाकर ने के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा 1957-58 में भीमबेटका की खोज की गई थी। और भीमबेटका क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1900 अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको जगह मिली थी। तो विश्व यूनेस्को में कब जगह मिली? तो 2003 में। ये आप लोग याद रखेंगे कि भीमबेटका जो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ? तो नर्मदा घाटी में मिला है। तो इसको आप लोग विशेषकर याद रखेंगे कि भारत में मनुष्य संबंधी जो भी साक्ष्य है पहला कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। नोट करके दिया है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। किसने? तो रिजले ने। याद रखना कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने सेकेंड चैप्टर का लिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की, जिससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम बताएंगे कैसा कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। उन सब चीजों को मैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करते चलिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को देखने के बाद भी। अगर कोई भी इसमें करेक्शन करना होता है या कोई भी अगर क्वेश्चन आपके अंदर डाउट है तो आप डाउटफुल क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो भी जल्दी से बना पाऊंगा और मैं अधिक से इससे भी अच्छे तरीके से भी मैं पेश करूंगा आगे वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे विधिवत रूप से।